पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश जैसी चीज़ों को देखकर डर जाए, लेकिन ये इंसान जहाँ पर शिकार करता उसी कमरे में अपना खाना बनाकर भी खाता। ये एक ऐसा इंसान था जो जब अरेस्ट हुआ तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी। उसने इतने सारे खतरनाक काम किए जिसे देखकर हैवान भी डर जाए। इस कहानी की शुरुआत हुई अक्टूबर 20, 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक अजनबी का कॉल आया और कॉल की दूसरी तरफ से इंसान ने ये कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश को रखा गया है। ये सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली का जाना माना जेल है जिसके बाहर एक लाश को रखना ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसे किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा गया तो उसी फुटपाथ पर एक टोकरी रखी गई थी जिसमें लाश के टुकड़ों को बांधकर रखा गया था और उसके नीचे एक लेटर था जिस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। इस लेटर को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो इसका मतलब था कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। जिसने भी वो लाश वहाँ रखी थी ये लेटर रखा था, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो इंडिया की जुडिशियल सिस्टम को पसंद नहीं करता था। वो अपने लेटर से ये बताना चाहता था कि वो इस काम में कितना ज़्यादा माहिर है और पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाई। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कॉल को ट्रेस किया गया जो पुलिस को 20 अक्टूबर को आया और उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये पता चला कि कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। इस बूथ के मालिक से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वहाँ सिर्फ एक इंसान ही आया था। नाउ द स्केच वॉज द रेडी और लेटर में लिखे गए कंटेंट से उस कॉलर के एक्सेंट के बारे में भी पता चलता है, विच टर्न आउट टू बी अ बिहारी एक्सेंट। इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से आगे बढ़ रही थी कि 25 अप्रैल 2007 फिर एक बार पुलिस की घंटी बजी। आवाज़ वही, स्टोन कोल्ड टोन, इशारा सही था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर एक बार उसी स्पॉट पर लाश रखी गई थी। द बॉडी वॉज सो टाइट कि वहाँ पर मौजूद एक भी पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी भीड़ में से एक आदमी ने आकर ये कहा कि वो इस बॉडी को खोल सकता है और उसने इस बॉडी को अपने चाकू से खोल दिया। तो बात यह है कि पुलिस और इतने सारे लोग होने के बावजूद जिस आदमी ने उस बॉडी को खोला वही आदमी किलर था। बॉडी का सिर्फ हेड तिहाड़ जेल के पास मिला, बाकी बॉडी का हिस्सा हाजिरी कोर्ट के सामने मिला। पुलिस की एक स्पेशल यूनिट फॉर्म की गई टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, क्योंकि जस्टिस सिस्टम को ये पता चल चुका था कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, लेकिन ये साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसे अपने काम पर बहुत गुरूर था। केस को सॉल्व करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती थी बिकॉज बोथ डेथ बॉडी वॉज हेडलेस। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बॉडी किसकी थी और इसकी जान कहाँ ली गई थी। अब पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई थी और तभी पुलिस को एक और न्यूज मिलती है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक और सिरकटी लाश मिली है विथ डेथ लेटर। चिट्ठी में उस किलर ने पुलिस के लिए लिखा था कि उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा जाए क्योंकि जो वो कर रहा है उसे उस पर घमंड है। उसने ये भी लिखा था कि वो 7 से 8 सालों से मर्डर करते आ रहा है। जब वो मर्डर नहीं करता उसका दिमाग खराब हो जाता है। किलर की ये बात से पता चलता है कि वो साइकोपैथिक है और इस बात का डर था कि अगर वो साइकोपैथिक है तो वो अपने इसी पैटर्न को फॉलो करते करते और भी ज्यादा क्राइम कमिट करेगा। पुलिस पर इस केस के इन्वेस्टिगेशन का दबाव बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उन्हें याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सिर कटी लाश मिली थी और बाकी के बॉडी पार्ट सारी जगह फैलाए गए थे। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये केस सिर्फ 3 साल तक ही चला क्योंकि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, जो मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी तब पुलिस के जासूस को ये पता चली आजाद नगर में उसी हुलिये का एक इंसान एक डॉक्टर के क्लिनिक पर रेगुलरली विजिट किया करता था। पुलिस को टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी और कुछ दिन बाद पुलिस
उस डॉक्टर के क्लिनिक गए और वहां पर इंक्वायरी करने के बीच ही उस सीरियल किलर का कॉल आया था डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। डॉक्टर को पूछने के बाद ये पता चला कि उस इंसान का नाम चंद्रकांत झा है और चंद्रकांत की 5 बेटियां थी। उनका जन्म उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के हाथों हुआ था। डॉक्टर से पता चला कि चंद्रकांत ने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की थी। तो उसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से भी पूछताछ की और वहां उन्हें ये पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है जिससे वो सब्जियां बेचता है। इस छोटे से इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया और कुछ ही घंटों में मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर इन द सिटी वॉज हैंडकफ एंड अंडर द पुलिस कस्टडी। पुलिस के सारे सवाल और जवाब उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं था। जब चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए राजी हो चुका था, उसने बताया कि उसका नाम चंद्रकांत झा है। वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियस लेते हुए उसने हैदरपुर में एक घर लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक साल में लगभग 4.42 मिलियन लोग बिहार से दूसरी सिटी में माइग्रेट करते हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में ये सारे इमिग्रेंट अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं और एक छोटे से इन्वायरमेंट में 7 से 8 लोग रहते हैं। एंड बिकॉज ये सारे एक ही स्टेट से आते हैं, जिस कारण इन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चंद्रकांत झा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने दिल्ली आकर सबसे पहले सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया। वो कुछ सब्जियों की टोकरियों को ट्रक से लोड अनलोड करता था। वो अपना जीवन शांति से जी रहा था, पर एक रात जब चंद्रकांत ने एक गुंडे के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो गुंडा एक इनोसेंट इंसान को मार रहा था, लेकिन आवाज़ उठाने पर उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही मार दिया और चंद्रकांत ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर वो हिम्मत करके हॉस्पिटल गया एंड ही लर्न अ लेसन। उसे पता चल गया था कि पावरफुल होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके सिवा उस जैसे इमिग्रेंट की वैसे ही हालत होनी है उस पर जैसे उस रात हुई थी। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीख ली। जिस रात लोकल गुंडे ने उसकी ये हालत की, उसने उसी रात अपनी अधमरी हालत में उसने ये तय कर लिया था कि उसके आगे वो किसी और को अपने ऊपर हक जमाने नहीं देगा। जहाँ चंद्रकांत काम किया करता, वहाँ पर भी उसके यूनियन लीडर के साथ उसकी काफी वायलेंट हिस्ट्री रही। वहाँ के यूनियन लीडर सारे लेबर से एक फिक्स अमाउंट लिया करते थे। वो चंद्रकांत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पैसा चंद्रकांत की मेहनत की कमाई थी। एक दिन चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से उस यूनियन लीडर के हाथ में कट आ गया एंड चंद्रकांत वॉज अरेस्टेड। चंद्रकांत की बीवी को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं था एंड चंद्रकांत के साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव हुआ करता था। Sometime he was stripped naked and sometime he was given less food. चंद्रकांत ने जेल से निकलते ही सबसे पहले उस यूनियन लीडर को अपना पहला शिकार बनाया और 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी, वो वही यूनियन लीडर की थी। एंड दैट हाउ बिगिन। चंद्रकांत ने 2003 में उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों की जान ली और फिर 2006 और 2007 में उसी पैटर्न को कंटिन्यू किया। टिल डेट कोई एविडेंस नहीं था पुलिस के पास। पुलिस को रिसेंट मर्डर का एविडेंस तब मिला जब चंद्रकांत ने कहा कि सर कटी लाश का सर यमुना रिवर में डाला है। अकॉर्डिंग टू हिम, वो इन सारे लोगों को पनिश किया करता था बाय किलिंग देम, और अपने पापों को धोने के लिए उनकी लाशों को यमुना नदी में फेंक दिया करता था। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव में रहता था और वहां के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट नेचर। चंद्रकांत छोटे से छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता था और जब भी उसे झूठ कहता या फिर कोई उसके घर पर नॉनवेज खाता, चंद्रकांत के मर्डर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग था। वो अपने आसपास के लोगों के मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता और उन्हें अपने घर में रहने देता। वो उन्हें छोटे छोटे काम दिया करता और उसने अपनी पहचान बना लेता था। चंद्रकांत के गांव के बीड़ू जादव इसी ट्रैप में फंस गए थे। जब बीड़ू जादव
चंद्रकांत के घर गए तो उन्हें ये दिखा कि वहाँ पर 2 और लोग थे जो हेल्पलेस बंधे हुए थे, लेकिन बिरजू यादव ने हथियार दिखाकर अपने साथ बाकी के 2 और लोगों की जान बचाई। उसमें से एक थे अनिल मंडल, जिन्होंने चंद्रकांत के कमरे से उनका कैमरा ले लिया था। वो वही कैमरा था जिससे उनकी फोटो ली गई थी। चंद्रकांत को हत्या के 3 मामलों में दोषी पाया गया और उसे फरवरी 2013 में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।